वेताल कथा वक्त वक्त की बात। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। दृढ़व्रती विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आए। पेड़ पर से शव उतारकर कंधे पर डाल लिया और चुपचाप शमशान की ओर चलने लगे। तब सब में वास करने वाले वेताल ने कहा, राजन, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि आपका प्रयत्न हर बार असफल होता है, फिर भी आप अपने प्रयत्न को नहीं त्यागते। इस अर्धरात्रि के समय आपको इस शमशान में भेजकर कोई आपका और आपके राजपद का अपमान कर रहा है। मैं नहीं जानता कि सच्ची बात जानने के बाद जब आपको उनका अपमान करने का अवसर मिलेगा तब उनके प्रति आप उदारता दिखाएंगे या इसका प्रतिकार करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप मैं आपको रत्नपद की कहानी सुनाता हूँ। श्रम को भुलाने के लिए सुनिए। गोपवर में हंसपद नामक एक किसान रहता था। उसका पुत्र रत्नपाद बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने गांव की पाठशाला में अपनी शिक्षा समाप्त की, पर इससे वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दूर के गुरुकुलों में जाकर अनेक आचार्यों के सानिध्य में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और बड़ा ही विद्वान बनकर अपने गांव को लौट आया। कुछ दिनों में ही राजा को उसके पांडित्य का समाचार मिला। राजा ने उसको 1000 रजत मुद्राएं मासिक वेतन देकर अपने दरबार में नौकरी पर रखने का निश्चय किया और यह समाचार उसके घर पर भेज दिया। हंसपाद यह समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसके पुत्र को राज दरबार में बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है। उसने अपने पुत्र रत्नपाद से कहा, बेटा, तुम परिश्रम करके पढ़ लिख कर बड़े विद्वान बन गए हो। राजा ने तुम्हें नौकरी देने का निश्चय कर लिया है। अब तुम विवाह करके गृहस्थी भी बसा लो तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। तुम अपनी स्वीकृति दो तो मैं तुम्हारे लिए एक योग कन्या का चुनाव करूं। तुम विवाह करके राजधानी में जाओ और अपनी गृहस्थी बसा लो। रत्नपाद इतनी जल्दी विवाह करना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपने पिता की आज्ञा का विरोध नहीं कर पाया। हंसपाद के मकान से सटकर गोपीनाथ नामक एक धनवान का महल था। उसने व्यापार करके लाखों की संपत्ति बनाई थी। वह हंसपाद का दूर का रिश्तेदार था और बचपन से उन दोनों के बीच अच्छी मैत्री भी थी। गोपीनाथ की पुत्री विवाह योग्य हो गई थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि फुर्तीली और विनयशील भी थी। बहुत दिनों से वह उस कन्या को अपनी बहू बनाने की इच्छा रखता था। अब उसने सोचा कि गोपीनाथ से इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। पहले उसने रत्नपाद को विवाह के लिए मनाया। अपने पुत्र की स्वीकृति पाकर हंसपाद गोपीनाथ के घर पहुंचा और बातचीत करते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सुनते ही गोपीनाथ विस्मय में आकर बोला, मित्र, हमारे बीच दूर की रिश्तेदारी के साथ मित्रता भी है, पर हम लोगों के संबंधी बनने में ये दोनों गुण पर्याप्त नहीं हैं। मैं एक सुसंपन्न परिवार के युवक के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा न करने पर सभी लोग मुझे मूर्ख समझेंगे और मेरी निंदा करेंगे। इस कारण से यह संभव न होगा कि अपनी कन्या का विवाह मैं तुम्हारे पुत्र के साथ करूं। मित्र, अच्छा यही होगा कि तुम अपनी मर्यादा में ही रहो और मेरी कन्या का विचार अपने मन से निकाल दो। यह उत्तर सुनकर हंसपाद लज्जित होकर बोला, मित्र, यह बताओ कि मेरे पुत्र के अंदर किस बात की कमी है। उसको राजाश्रय भी प्राप्त हुआ है, 1000 रजत मुद्राएं मासिक वेतन पाता है। इस पर वह अपने पांडित्य के बल पर कभी भी उच्च स्थिति में पहुंच सकता है। क्या यह आवश्यक है कि लड़के के पिता के पास अपार धन हो? लड़की का विवाह लड़के के साथ करना है या उसके पैसे के साथ? मित्र, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे विचार इतने स्वार्थी किस प्रकार हो गए हैं। मेरा परामर्श तो यह है कि अपनी कन्या के लिए तुम उचित वर का चुनाव करो और अन्य किसी बात का ध्यान मत करो। तुम बुरा मत मानो, राजधानी में 1000 रजत मुद्राएं
जिंदगी बसर करने के लिए पर्याप्त हो सकती हैं, पर सुखपूर्वक जीने के लिए नहीं। गोपीनाथ ने कहा। हंसपाद घर लौट आया। अपने पिता को चिंतित देख रत्नपाद ने इसका कारण पूछा। उसने सारी बात बताई। पिता की चिंता का कारण जानकर उसे बहुत बुरा लगा, परंतु उसने स्वयं पर नियंत्रण रखा। रत्नपाद तब तक नहीं जानता था कि उसका पिता गोपीनाथ की पुत्री को अपनी बहू बनाना चाहता है। इसके कुछ दिन बाद पड़ोसी गांव के किसान की पुत्री के साथ रत्नपाद का विवाह संपन्न हुआ। 1 महीने बाद रत्नपाद ने राजधानी में अपनी गृहस्थी बसाई। धीरे धीरे रत्नपाद को राज दरबार में पर्याप्त यश प्राप्त हुआ, परंतु आर्थिक दृष्टि से उसकी अवस्था में विशेष सुधार नहीं हुआ। क्रमशः उसका परिवार बढ़ता गया और खर्चा भी बढ़ा। इससे रत्नपाद का मन भी व्याकुल रहने लगा। रत्नपाद इस अवस्था पर सोच विचार करके आखिर अपने गांव को लौट आया। इस बीच रत्नपाद का पिता हंसपाद बूढ़ा हो चला था और वह खेतीबाड़ी करने की स्थिति में न था। रत्नपाद ने अपने खेत के साथ थोड़ा खेत और मालगुजारी पर ले लिया और स्वयं खेतीबाड़ी करना प्रारंभ किया। राज दरबार में रेशमी गद्दों पर बैठ साहित्य चर्चाएं करने वाले रत्नपाद को धूप बरसात आदि में कड़ी मेहनत करना कष्टदायक प्रतीत हुआ। फिर भी वह लगन के साथ परिश्रम करते हुए इस नए जीवन से अपने आप को अभ्यस्त करने लगा। गांव में रत्नपाद का खर्चा भी कम था, इस कारण से वह अपनी आय में से थोड़ा बहुत बचा पाता था। इस प्रकार 4 वर्ष गुजर गए। इसी बीच उसके पास थोड़ी जमा पूंजी हो गई। उस पूंजी को लगाकर रत्नपाद ने खेतीबाड़ी के साथ व्यापार प्रारंभ किया। वह अपने गांव के किसानों से अनाज खरीद लेता और शहर के व्यापारियों के हाथ लाभ के साथ बेच देता था। इस प्रकार 10 वर्ष व्यतीत हो गए। रत्नपाद ने कुछ और नए व्यापार प्रारंभ किए और लाखों की संपत्ति बनाई। उसने एक बहुत बड़ा महल भी बनवाया। इस समय वह दूसरों की दृष्टि में समर्थ और बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका ज्येष्ठ पुत्र जवान हो चुका था। उसने व्यापार की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और व्यापार की खूबियों से परिचित होकर एक कुशल व्यापारी कहलाया। एक जमाने में जिस गोपीनाथ ने रत्नपाद के साथ अपनी कन्या का विवाह करने से मना किया था, उसने अपनी पुत्री का विवाह पड़ोसी गांव के एक संपन्न परिवार के युवक के साथ कर दिया था। उसकी कन्या अब विवाह के योग्य हो चली थी। गोपीनाथ अब अपनी नातिन का विवाह रत्नपाद के पुत्र के साथ करने का इच्छुक था, क्योंकि रत्नपाद इस समय लखपति था और उसका पुत्र व्यापार में कुशल था। इन्हीं गुणों ने गोपीनाथ को आकर्षित किया और उसने सोचा कि यह संबंध उचित एवं लाभदायक रहेगा। एक दिन गोपीनाथ ने हंसपाद से मिलकर कहा, मित्र, इसके पूर्व जो कुछ भी हुआ है उसको याद करके दुखी होना उचित नहीं है। दुर्भाग्यवश उस समय हम संबंधी नहीं बन सके, पर अब मैं अपनी नातिन का विवाह तुम्हारे पोते के साथ करना चाहता हूँ। हंसपाद यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसे उस दिन की बात याद आ गई जब इसी गोपीनाथ ने अपनी पुत्री का विवाह रत्नपाद के साथ करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि रत्नपाद का पिता धनवान न था। आज जब रत्नपाद के पास अपार संपदा है तो यही गोपीनाथ अब संबंध जोड़ना चाहता है। उसे यह बदला लेने का उचित अवसर जान पड़ा। वह पल भर चुप रहा, फिर नाराज होकर बोला, यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े करोड़पति मेरे पोते के साथ अपनी कन्याओं को ब्याहने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार हंसपाद को अपने अपमान का बदला लेने का अच्छा अवसर मिला। वह बहुत दिनों से ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में था, पर रत्नपाद ने बीच में हस्तक्षेप करके कहा, पिताजी, हमें पिछली बातों को भूल जाना चाहिए। हमें धन की कोई कमी नहीं है। यह कहकर रत्नपाद ने अपने पिता को समझाया और गोपीनाथ के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए सहमत किया। इसके बाद गोपीनाथ की नातिन और हंसपाद के पोते का विवाह वैभवपूर्ण संपन्न हुआ। वेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, एक समय गोपीनाथ ने रत्नपाद और उसके पिता का अपमान किया था।
ऐसी अवस्था में रत्नपाद ने गोपीनाथ की नातिन का विवाह अपने पुत्र के साथ क्यों संपन्न किया? साथ ही अपने अपमान के प्रतिकार लेने का अवसर पाकर भी उसने उसे अपने हाथ से क्यों जाने दिया? क्या इसके पीछे उसका उद्देश्य एक बहुत बड़ा उदारशील कहलाने का था, या यह विचार था कि गोपीनाथ जैसा धन कुबेर स्वयं उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उसके द्वार पर आया है? इस संदेह का समाधान जानबूझकर भी ना देंगे तो आपका सर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने यूं उत्तर दिया, गोपीनाथ ने ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं किया था जिसका कोई बदला ले। वह एक अच्छा दुनियादारी की समझ रखने वाला कुशल व्यापारी था। जैसे शत्रुता के लिए समान स्तर के लोगों की आवश्यकता होती है, वैसे ही संबंधों के लिए समान स्तर की आवश्यकता होती है। इसी विचार से प्रेरित होकर उसने अपनी पुत्री का विवाह एक संपन्न परिवार में करना चाहा। रत्नपाद एक किसान के स्तर से महान व्यापारी के स्तर तक ऊपर उठा था, इसलिए उसे गोपीनाथ की मनोवृत्ति को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अब रही हंसपाद की बात, वह एक छोटा सा किसान था। उसे यह नहीं मालूम था कि धन लोगों के बीच अंतर उत्पन्न करता है, इसीलिए उसने गोपीनाथ की अस्वीकृति को अपना अपमान समझा और किसी प्रकार अवसर पाकर उसका अपमान करना चाहा। दूसरी ओर रत्नपाद बहुत बड़ा व्यापारी था, इसलिए उसके मन में प्रतिकार लेने की भावना बिल्कुल न थी। राजा के इस प्रकार मौन भंग करते ही वेताल सबके साथ अदृश्य होकर पुनः पेड़ पर जा बैठा। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।